चीफ डॉक्टर कुशलवीर जी, आनंद जी, धर्मेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक राजवीर जी, कैप्टन रावत जी, हमारे पत्रकार साथी अजय त्रिपाठी जी, आशुतोष शुक्ला जी, प्रमोद जी और सभी हमारे शिक्षक भाई और बहनों, संपूर्ण गोरखपुर ग्रुप में हमारी एनसीसी की कंपनी सबसे बेहतर आती है, सबसे बेहतर पुरस्कार प्राप्त करती है। सभी को इस 73वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। अभी कल सायंकाल कुछ लोगों के साथ महाराणा प्रताप की मूर्ति पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा था। कुछ लोगों के विचार सुने और अपनी भी बात कहने का मौका मिला। तमाम प्रभात फेरी लंबे लंबे भाषणों के साथ ये जो हमको स्वतंत्रता मिली थी, खंडित स्वतंत्रता, लाशों के ढेर पर स्वतंत्रता, और हमारे कुछ लोग दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए इतने उतावले थे कि छोटा सा टुकड़ा भारत का मिल जाता तो उस पर भी बैठ लेते। तो जो दुर्लभ संधि पूर्वक ये स्वतंत्रता दी गई, जिसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं और अभी बांग्लादेश में झेला। किसी का विचार सुन रहा था, बड़े आदमी, लंबा व्यापार, सब कुछ था, कोठी, घर, मकान, नौकर चाकर, गंगा गाड़ी। उनको नहीं पता था कि कल सुबह ये सब हमारा कुछ नहीं रह पाए। जो पैदल मरते गिरते आधे परिवार को खो करके भारत तक आ गए, वो सौभाग्यशाली थे। नहीं तो ट्रेनों पर लाशें लद के आए। तो उसका छोटा सा रूप अभी बांग्लादेश में भी दिखाई पड़ा। और साजिशन हमारे इतिहास को, जो वास्तव में स्वतंत्रता में जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके सारे कार्यकलाप को पीछे रख करके कुछ लोगों को ही आगे बढ़ाया गया, और जिसका परिणाम यह है कि इतने वर्षों बाद भी हमें जिस मुकाम पर होना चाहिए, मैं कहीं पढ़ रहा था, बिल्कुल सही तो नहीं, आधा अर्थशास्त्र के लोग यहाँ लोग वगैरह बताएंगे कि अभी 30-35 साल पहले चीन की अर्थव्यवस्था हमसे पीछे थी, उनकी शिक्षण दर हमसे पीछे थी, लेकिन केवल एक डिसिप्लिन के कारण, वो डिसिप्लिन हो सकता तानाशाही के कारण आई हो, उसके कारण वो कहां से कहां पहुंच गए। मैं आर्थिक विकास की बात कहीं पढ़ रहा था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कि आज की जो दुनिया की ताकतें हैं वो 3 चीजों पर निर्भर है। ये जो समय चल रहा है, इसमें वो देश सर्वाइव करेगा जिसके पास खाद्यान्न भरपूर होगा, दूसरे जो औद्योगिक रूप से मजबूत होगा, जैसा कि अभी चीन हो गया, और तीसरे जिसके पास सॉफ्ट पावर होगी, चौथा भी कह लीजिए जिसके पास मैन पावर होगी, जिसके पास युवा शक्ति होगी। और सौभाग्य यह है कि हम इन सभी चीजों में आगे रहते हुए भी, ये सारे संसाधन हमारे आगे हैं। आप सभी ने देखा होगा अभी रूस यूक्रेन के युद्ध में, यूक्रेन जो पूरे यूरोप को गेहूं की सप्लाई करता था, खाद्यान्न की सप्लाई करता था, वो लोग कटोरा लेके हिंदुस्तान के सामने खड़े हैं। और कभी हम TL80, 480 या किसका गेहूं अमेरिका से मंगाया करते थे, आज हम यूरोप और सभी देशों को अनाज का निर्यात करते हैं। वो हमारी ताकत है। औद्योगिक ताकत हम नहीं थे, चीन था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, आप सभी जानते हैं कि हमको उसमें पढ़ने का अवसर मिला। लेकिन तीसरी सॉफ्टवेयर की ताकत में हम आज दुनिया के सिरमौर हैं। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि हम हर जगह उठ रहे हैं, पिट रहे हैं। कनाडा जैसे देश में हमारे विरुद्ध खालिस्तानियों को प्रश्रय दिया जा रहा है। हमारी विश्व में धमक नहीं है, वो चाहे हमारे नेतृत्व की कमी पहले से रही हो या आज की रही हो, जिसका दर्द हम सभी झेलते हैं। त्रिपाठी जी ने भी बताया कि बांग्लादेश की घटना तो एक जगह है, हमारे अपने बंगाल में ही कोई नियंत्रण नहीं है। इससे पहले अभी जो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की घटना, इससे पहले
एक और घटना हुई थी, झारग्राम था, एक संग्राम था, जहां एक नहीं सैकड़ों महिलाओं के साथ दुराचार, उनकी जमीनों पर कब्जा, और एक बांग्लादेशी ने आकर के ये सब किया था। तो ये सब जो दुर्ग सत्य करने वाले, ऐसी स्थिति पैदा करने वाले जो हमारी लीडरशिप है, उसकी आंखें खोलने के लिए आपको जागना पड़ेगा। मैं मौर्य जी की एक बात से सहमत नहीं हूं, तो जाति की गणना हो या सामाजिक न्याय अन्याय की बात हो, हम जितना टुकड़ों में टूटेंगे उतना कमजोर होंगे। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई या हजारों साल क्यों गुलाम रहेंगे, इतिहास के लोग जानते हैं कि हमारे राजा महाराजा रहे हो या हमारा समाज एक नहीं रहा। इकट्ठे होकर के इतने बड़े देश में कोई विदेशी ताकत शासन नहीं कर सकती, लेकिन हम जो बटे रहे, अब इस बंटवारे को किसी तरह से खत्म करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, और ये हम सब का दायित्व है, कोई सरकारें नहीं कर पाएंगी। तो इस अवसर पर हमारा यही आग्रह है कि हम कम से कम अपने विद्यार्थियों में, हमारा दायित्व है, उच्च शिक्षण संस्थान है, जनपद के ही नहीं, आसपास जनपदों के बड़े शिक्षण संस्थान है, हमें ऐसे संदेश देने की जरूरत है कि हमारा विद्यार्थी हो, हमारा समाज हो, इतना बटा हुआ नहीं है, सबके लिए अवसर है, सब आगे आ सकते हैं, और हर जाति में परेशान लोग हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ जातियां ही परेशान हैं। तो ये न्याय हम सबके भीतर से आना चाहिए, जबरदस्ती कोड़े की ताकत से, और जब हम एक होते हैं तो हमारी ताकत बहुत बढ़ती है। ये आपने भी बांग्लादेश में देखा। मैं बीच में संबोधित करना भूल गया, बीच में हमारे कार्यालय अधीक्षक जो इस महाविद्यालय की दूरी है और स्टेरो अमित जी अभी कुछ चिंता जाहिर की हमारे चीफ प्राक्टर ने, तो मैं उससे सहमत हूं कि अनुशासन हमें अच्छा नहीं लगता। हम अपने अध्यापकों को 2 बार अंगूठा लगवाएं, उनके फिर से कंडीशन करें मशीनों पर। मैं जब कभी पढ़ता था तो अध्यापकों के लिए रजिस्टर नहीं होता, लेकिन हमारा कोई अध्यापक एक भी कक्षा छोड़ता भी नहीं था, और अध्यापक 5 घंटे की बात आज हो रही है। हमें तो याद है कि हम लोग सुबह से शाम तक नहीं बैठते थे कॉलेज के तमाम कामों में। तो तमाम सारी जो चिंता है इस विद्यालय के स्तर से जो हम कर सकते हैं, हमारा भी आग्रह है कि हम आपको बंधनों में बांध करके, हम आपकी निगरानी करके, हम कैमरे लगा करके आपको कक्षाओं में न ले जाएं। ये व्यवस्था मुझे अच्छी नहीं लगती, ये धीरे धीरे समाप्त हो। ऐसा कल्चर पैदा करने के लिए मैं अपने प्राचार्य जी, चीफ डॉक्टर और बड़े बाबू से आग्रह करूँगा। अभी मैं बात बता रहा था कि ये ताकत हमने सामाजिक एकता की बांग्लादेश ने देखी है। जब वहां के सनातनी, कहने को तो हिंदू मारे जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी मारे जा रहे थे। अवामी लीग के नेताओं के घर फूके गए, काटे गए, सांसद के वहां मार डाले गए। वहां के सनातनी जब मार खाते खाते उनको लगा कि अब मर ही जाना है, तो उन्होंने तय किया हमको लड़ करके मरना। और जब वो इकट्ठा होकर सड़कों पे निकल आए तो ये जमायत इस्लामी दुम दबा के भाग खड़ा हुआ। इन्होंने हिंदुस्तान में भी अपना तफरीक मचा रखी है। हमारा समाज इकट्ठा होकर के खड़ा होगा तो कोई ताकत आप नहीं निकाल सकते। और जब बांग्लादेश के लोग इकट्ठा हुए तो हमने देखा अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सारा कांड उसी का कराया है, ये बांग्लादेश का जो हुआ है, जो ये घटना हुई है, इसके पीछे अमेरिका का CIA है और उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो ISI है पाकिस्तान में। आपको पता हो न हो, पाकिस्तान में ISI को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, वो पैसा CIA देता, अमेरिका देता है, और अपने लिए उनका इस्तेमाल करता है, भारत के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ। तो ये जब सब इकट्ठा हुए तो उस अमेरिका के न्यूयॉर्क में हो, ह्यूस्टन में हो, वाशिंगटन में हो, हिंदुस्तानी निकल पड़े ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन करने। तो उनके विदेश सचिव को आके कहना पड़ा कि हिंसा बंद होनी चाहिए। कनाडा जो हमारे आतंकवादियों को पालता पोसता, खालिस्तान के नाम पे किसान आंदोलन खड़ा करता, ये किसान आंदोलन नहीं है,
ये हिंदुस्तान को कमजोर करने की साजिश है। 15 अगस्त को दिल्ली पे लेकर ट्रैक्टर चढ़ जाना, ये हमारी इतनी बड़ी कारता है, इतने बड़े हिंदुस्तान में। तो वहां भी जवाब देना पड़ा। जब वहां का सनातनी सड़कों पे झंडा लेके निकला तो भारत का घोर विरोधी वहां का प्रधानमंत्री भी अपील करता है कि बांग्लादेश में शांति होनी चाहिए। यूएनओ अपील करता है, लंदन में प्रदर्शन होते हैं, दुनिया भर में प्रदर्शन होते हैं। ये प्रदर्शन ऐसे नहीं होते हैं। एक घटना और छोटी सी बताऊं, छोटा सा मुल्क इजराइल है, उसकी घटना सही जानते हैं। चारों तरफ से उसकी पिटाई हो रही है, लेकिन उसका अस्तित्व तो कोई समाप्त न कर पाया है, न कर पाएगा, क्योंकि वो इजराइल नहीं है, वो अमेरिका का एक एक्सटेंडेड अड्डा है, जहां से वो इस्लामिक मुल्कों को कंट्रोल करने की सारी ताकत लगाता है। लड़ाई तो ईरान और इजराइल की है, लेकिन तीन युद्धपोत अमेरिका के खड़े हो गए भूमध्य सागर में, उसको नेस्तनाबूद नहीं कर पा रहे। एक बात और मैं पढ़ता रहता हूं, पता नहीं इसमें कितना सही कितना गलत है। तो ये जो सत्य है वो सत्य भारत के पीछे भी है। आप सब ने अखबारों में पढ़ा होगा कि बांग्लादेश में तो प्रयोग किया गया है कि कैसे हुजूम को इकट्ठा करके सत्ता केंद्र पर धावा बोल करके कब्जा कर लिया जाए, और वो प्रयोग भारत में भी होने वाला। भारत की सरकार को उखाड़ने के लिए भी साजिशें रची गई हैं, और ये साजिशें बाहर तो रची ही गई है, हिंदुस्तान के भीतर भी रची गई है। इसमें हिंदुस्तान के भीतर भी तमाम सारी शक्तियां सक्रिय हैं, जो लंदन में जाकर के चुपचाप खालिदा जिया के बच्चे से मिलती हैं, जो न्यूयॉर्क में जाके सोरोस से मिलती हैं भारत के खिलाफ साजिश करने की। तो समय बड़ा कठिन चल रहा है, ये हमारे अध्यापकों को भी जानना है और बच्चों को बताना भी है। सारी दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल के मुताबिक इजराइल को आगे करके अमेरिका और मिडिल ईस्ट की लड़ाई है। पूरी यूरोप में रूस, यूक्रेन और सारे यूरोपियन यूनियन की लड़ाई है। साउथ चाइना सी में अमेरिका और चाइना और ताइवान पे कब्जा करने का युद्ध है। उत्तर दक्षिण कोरिया का युद्ध है। ऐसे में भारत को किस तरह से अपने को बचाए रखना है, इस बचाने के लिए जो हमारी सामरिक शक्ति है वो तो अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक एकता की शक्ति और इस समाज को तोड़ने वाले जो तत्व हैं उनके विरुद्ध इकट्ठा होकर के हमारी शक्ति काम करेगी, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कभी का दिया हुआ पुतिन का, जो रूस के राष्ट्रपति है। पुतिन इंटरव्यू दे रहे थे, कोई सुझाव दे रहा था पत्रकार कि आप इतना तनाव ले रहे हैं, अपने देश को भी बर्बाद कर रहे हैं, यूक्रेन से लड़ाई में बातचीत तो नहीं करते। तो उन्होंने पूछा बातचीत किससे करनी है? जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है उसकी कोई अहमियत नहीं, उसके पीछे अमेरिका लग रहा है। पत्रकारों ने कहा अमेरिका से बात करिए, तो उसने कहा अमेरिका में किससे बात करें? मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि अमेरिका के निर्णय कौन लेता। वो बाइडेन लेने की स्थिति में है, जिसको अपना नाम नहीं आता। वो सीआईए लेने की स्थिति में है, जो किसी के इशारे पर चलता है। उस सारी बात को सुनने के बाद पत्रकारों ने ये बताया ये बहुत खराब समय दुनिया में आने वाला है। आप सब ने जो पढ़ते लिखते हैं उन्होंने डीप स्टेट का नाम सुना होगा, ध्यान है किसी को? ये डीप स्टेट है क्या? ऐसा बताया जा रहा है कि इस डीप स्टेट के प्रयोग करने के लिए सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी बनाई गई। उससे तो सभी वाकिफ होंगे, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से तो सभी वाकिफ होंगे। आप जानते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का कोई ओनर नहीं है। जैसे हर देश का रिजर्व बैंक रुपया, भारत का रिजर्व बैंक, अमेरिका का रिजर्व बैंक डॉलर, ऐसे हर देश की मुद्रा का वहां का जो रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है या वहां का जो मुख्यमंत्री होता है उसका नीति नियामक होता है। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी का कोई नीति नियामक नहीं है। एक डीप स्टेट है, एक अंडरग्राउंड वाटर पावर है जो इसको नियंत्रित करती है। और प्रयास ये हो रहा है कि सारी दुनिया की करेंसी बेकार हो जाए, केवल क्रिप्टो करेंसी में ही व्यापार हो।
और उसको चलाने वाला ये डीप स्टेट है, जिसका सबसे बड़ा फाइनेंसर जॉर्ज सोरोस का नाम आपने सुना होगा, और तमाम सारे लोग। आज अमेरिका के अखबार अमेरिका के खिलाफ लिखते हैं, दुनिया के तमाम देशों के अखबार उनके खिलाफ लिखते हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग, उनकी फाइनेंसिंग डीप स्टेट से होती है, और डीप स्टेट में चाइना का भी पैसा लगा। भारत की बढ़ती ताकत से ये सारी ताकतें परेशान हैं, इसलिए भी और सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। छोटे मोटे राजनीतिक टकराव तो अपनी जगह है, देश रहेगा तभी आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तभी आप सत्ता में आ पाएंगे। तो इस देश को बचाने के लिए जो दुनिया पर संकट का समय है, उसमें भारत के पास अपनी अंदरूनी ताकत बहुत है। इजराइल की ताकत जो है कि अमेरिका मदद में खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका की सारी फाइनेंस कंपनियों के मालिक यहूदी है, उनके सारे जो वैज्ञानिक संस्थान है उनके मालिक यहूदी हैं, और वो इतने राष्ट्रभक्त हैं, वो किसी भी देश के नागरिक, लेकिन वो इजराइल के नागरिक जरूर हैं। वो करोड़ों की नौकरी छोड़ करके बंदूक लेके इजराइल लड़ने आ गए। तो वो सॉफ्ट पावर हमारे पास भी है। हमारे भी उद्योगपति आज दुनिया के तमाम बड़े बड़े संस्थान को खरीद रहे हैं। आप अडानी को गाली देते रहिए, लेकिन उस अडानी ने इजराइल का भी पोर्ट खरीद रखा है, ईरान का भी पोर्ट खरीद रखा है जो दोनों के दुश्मन है, उसने कुवैत का भी पोर्ट खरीद रखा है, उसने यूरोप में भी पोर्ट खरीद रखे हैं। तो ये हमारी जो औद्योगिक ताकत है ये दुनिया में बढ़ रही है। हमारे तमाम सारा मित्र या कौन कौन से यूरोप और ब्रिटेन के तमाम सारे लोहे के कारखाने खरीद रहे हैं। ताकत हमारी भी बढ़ रही है, लेकिन इसको पहचानने की जरूरत है, उनके खिलाफ झंडा लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये मेरे विचार है, बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, बाद में अपने पक्ष में बैठ के चर्चा कर लेंगे। लेकिन बधाई देने के साथ साथ भारत के और टुकड़े न हो, इसका प्रयास चल रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि बांग्लादेश में जो प्रयोग हुआ है कि अगर वहां सफल होता है तो इसका प्रयोग हिंदुस्तान में भी होगा। और वो चाहे जातियों की गणना की बात हो या स्टेट्स को भाषा के आधार पर बांटने की बात हो, जितने ज्यादा टुकड़े होते जाएंगे हम कमजोर होंगे। तो इस समय भारत को बचाने की भी आवश्यकता है, इसका भी संकल्प हमको लेना है। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, बातें बहुत सारी है, लेकिन वो हम रोज अपना करते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम देश को नहीं चलाते, लेकिन कम से कम अपने विद्यालय में समरसता का वातावरण पैदा करेंगे। कभी कभी शिक्षक से शिक्षक के बीच या विद्यार्थियों के गुटों के बीच कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है। मैं जानता हूँ तमाम सारे विद्यार्थी यहाँ से पढ़ करके जाते हैं और बाहर हमें कभी मिलते हैं तो इतने प्रसन्न होते हैं कि मुझे मेरा विद्यालय बहुत अच्छा लगा। मैंने एक वीडियो भी देखा है अपने विद्यालय की यादों पर, किसी बच्चे ने, वो शायद दिल्ली में कहीं काम करता किसी कंपनी में, एक वीडियो बनाया था कि कहाँ कहाँ दोस्तों के साथ कब कैंटीन में बैठा, कब पार्क में बैठा, कब लड़ाई हुई, कब दोस्ती हुई, और अपने राजनीति जी से हमारी चर्चा होती है। दूसरे कार्य में जाके उन्होंने देखा है कि विद्यालय अच्छा है। मुझे तो लगता है, मुझे तो लगेगा, ये आप सबको लगेगा जब और जगह का अनुभव करेंगे कि बहुत अच्छा विद्यालय है। और उम्मीद ये करता है आपसे कि हम नए नए प्रतिमान हमेशा स्थापित करें। आज अध्यापकों के बीच से ये चिंता आई है कई तरफ से कि हमको आत्मावलोकन करने की जरूरत है, हमको आत्मशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि इस लड़ाई का कोई प्रतिफल है नहीं। हम जितने प्रेम से बच्चों के साथ अपना जो ड्यूटी कर रहे हैं, जब हम सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। तो हमारी यही उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से ये विद्यालय निरंतर और प्रगति की सीढ़ियां चढ़े और हम संकल्प लें इस विद्यालय के स्तर से शुरू करके हम इस देश का माहौल अच्छा बनाने में जो भी योगदान होगा वो करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।